नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो है एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको लेकर बात करेंगे। और वो प्रश्न अपने जो रहने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा जो भी है अपनी 17 की जैसे बात करें, 16 है, 15 है, यानी पूर्व बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है अभी जो 5-7 दिन जितने हैं हमारे पास में, उन दिनों में जो है अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जिसकी बात करने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा 2017 की जो पूरक परीक्षा हुई थी, यानी सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम लगी थी उसके प्रश्नों की बात करेंगे। क्योंकि बहुत ही कम का जो है उस तरफ ध्यान जाता है, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान जाता है, उनमें पूछे गए प्रश्नों पर जो है वो ज़्यादा ध्यान जाता है। इन प्रश्नों पर जो है बहुत कम ध्यान जो है वो लोगों का जाता है। तो आपको बता दें कि ये प्रश्न जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्रश्न उस समय पूछे गए थे और शायद आने वाली जो अपनी परीक्षा है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपनी ये क्लास रहने वाली है। और पूरा का पूरा ये जो पेपर है 2017 वाला जो पूरक परीक्षा का है वो मैं आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दूंगा। यहाँ पर मैं उसके प्रश्न और उत्तर दोनों की मैं बात करूंगा, वहाँ पर आपको सिर्फ पेपर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अपनी ये जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो हैं वो इसका लाभ उठा सकें। देखिए, अपना कक्षा 12 का ये पेपर रहेगा और हिंदी अनिवार्य की हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये प्रश्न जो है वो 2017 की जो पूरक परीक्षा है उसमें पूछा गया है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाती है? क्या वास्तव में वह निर्धारित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है? इसको आपको स्पष्ट करना है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रश्न ये रहेगा और आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। चलिए, इसका उत्तर जो रहेगा कि इस कविता में एक अपाहिज व्यक्ति को जो है दूरदर्शन के कार्यक्रम में लाया जाता है, पता होगा आपको। और एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति सहानुभूति जगाना कार्यक्रम का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य जो है वो यहाँ पर प्रतीत होता है। किंतु जो उद्घोषक है, जो मीडिया कर्मी है, उसके बेतुके और अपमानजनक प्रश्न जो है अपाहिज को मौन रखने पर मजबूर कर देते हैं। और इससे ये जो सामाजिक उद्देश्य था, कौन सा, सामूहिक सहानुभूति जगाने का जो उद्देश्य था, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। और इस प्रकार कविता ऐसे कार्यक्रमों की निरर्थकता का संदेश देने में भी सफल रहती है कि ऐसे कार्यक्रम जो है वो कोई सार्थकता प्रदान नहीं करते बल्कि बेकार ही होते हैं। इनसे किसी भी प्रकार का संदेश जो है वो नहीं मिल सकता लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 2 कि देख आईने में चांद उतर आया है, पंक्ति का आज से स्पष्ट आपको करना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा 2017 का जो पूरक जो परीक्षा लगी थी उसमें ये पूछे गए हैं। तो देख आईने में चांद उतर आया है, पंक्ति का आज से स्पष्ट आपको करना है। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि फिराक गोरखपुरी जो है वो इस कविता के लेखक हैं। तो कवि ने यहाँ पर माँ तथा शिशु के मध्य के वात्सल्य रस को स्पष्ट किया है। शिशु चंद्र रूपी खिलौना लेने की जिद करता है, मचल जाता है। माँ अनेक प्रयास करती है, उसे बहलाने की कोशिश करती है, किंतु बच्चा जिद्दी होने के कारण जो है उस बात को नहीं टालना चाहता। तभी उसकी माँ जो है उसकी जिद पूरी करने के लिए एक आईना यानी दर्पण लाती है और शिशु को उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। प्रतिबिंब जानते होंगे, छाया, है ना। और कहती है कि देख, इसमें तेरा चांद खिलौना, और अब ये तेरा हो गया, ये तुम्हारे लिए आया है चांद और ये तुम्हारा खिलौना है, अब तुम इससे खेल सकते हो। तो बच्चा उस खिलौने को पाकर जो है वो अति प्रसन्न हो उठता है। ठीक है, समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 रहेगा कि भाषा को सहूलियत से बरतना, कथन का तात्पर्य आपको समझाना है। तो इसका आंसर जो रहेगा कि भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि कवि को भावानुकूल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी जो भाषा लोगों की समझ में आ सके उस भाषा का प्रयोग जो है वो हमें करना चाहिए। सीधी सरल बात को सरल सुबोध भाषा में व्यक्त करना ही उचित होता है। कठिन भाषा का प्रयोग करने से, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से भावों का जो सौंदर्य है और जो स्वाभाविकता है और जो मौलिकता है वो नष्ट हो जाती है। यह इसका अर्थ रहेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, नंबर 4 पे बात करें तो काले मेघा पानी दे निबंध के आधार पर बताइए कि जीवन में त्याग और दान का क्या महत्व है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। चलिए, इसका आंसर देखते हैं कि जीवन में त्याग और दान का बराबर महत्व होता है। बिल्कुल, जो त्याग की जिसमें भावना होगी वही दान करने के योग्य होगा, वही दान कर पाएगा। इस संबंध में लेखक की जीजी के विचार भी देखिए कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है।
त्याग उसे करना पड़ता है। जैसे गेहूं की फसल चाहिए तो कुछ गेहूं जो है वो ज़मीन में डालना पड़ता है, उसके बाद में हमें बहुत सारा अनाज जो है वो मिलता है। और बिना त्याग के दान कभी होता ही नहीं है। जब तक त्याग की भावना नहीं होगी, दान का भाव मन में आएगा ही नहीं। जो चीज़ बहुत कम है उसका त्याग करने से लोक कल्याण होता है, इससे स्वार्थ भावना जो है वो कम हो जाती है और परोपकार की जो भावना है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि उसने क्षत्रिय का काम किया है। राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे। पाठ का नाम रहेगा पहलवान की ढोलक। उसके आधार पे आपको बताना है कि राजा साहब ने ये शब्द जो थे वो किसके लिए कहे थे और क्यों कहे थे कि क्षत्रिय का काम इसने किया है। चलिए, राजा साहब ने ये जो शब्द थे वो लुट्टन पहलवान के लिए कहे थे। जब शेर के बच्चे की उपाधि वाले पहलवान, नाम था चांद सिंह, को लुट्टन सिंह ने कुश्ती में पछाड़ दिया था, तो राजा साहब ने प्रसन्न होकर उसे अपने राज पहलवान नियुक्त कर दिया था, यानी राजा का राज दरबार का पहलवान उसे बना दिया था तथा लुट्टन सिंह कहकर उसका सम्मान भी बढ़ाया था। यानी पहले सिर्फ लुट्टन था, उसके आगे सिंह लगा के जो है उसका सम्मान भी बढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद जरूर करना है। चलिए 6ठा प्रश्न हमारा रहेगा कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया था। ये तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकीय जो प्रश्न है उसमें से आया था। उस समय पाठ्य पुस्तकीय अपना जो प्रश्न रहता है, पहला ही प्रश्न जो रहता है उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखिए, सफिया का भाई जो था वो पाकिस्तान में एक बड़ा पुलिस अफसर था। छोटे वाला क्वेश्चन इसमें से भी बनता है कि सफिया का जो भाई था वो पाकिस्तान में किस पद पर था, तो एक बड़ा पुलिस अफसर वो था। उसने सफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना जो था वो गैर कानूनी था तथा कस्टम के अधिकारी जो थे वो नमक की जो पुड़िया थी मिलने पर उसके सामान की चिंदी चिंदी कर डालेंगे, चिंदी नहीं बिखेर डालेंगे पूरे को, और पकड़े जाने पर उसकी बदनामी भी होगी। तो इस डर से जो है वो उसने मना किया था कि आप नमक की पुड़िया जो है वो यहाँ से नहीं ले जा सकते। चलिए 7वां हमारा प्रश्न रहेगा कि शिरीष के फूल नामक निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिरीष के फूल जो निबंध है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए इसका राइट आंसर है कि शिक्षक का शिरीष का फूल के माध्यम से हमें संघर्ष एवं कोलाहल से परिपूर्ण विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहकर, यानी बिना डगमगाए जिजीविषा जीने की इच्छा रखने की जो शिक्षा है वो हमें मिलती है कि चाहे कितना ही कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए, हमें अविचल भाव से जो है जीने की जो है ललक हम अपने अंदर होनी चाहिए, जिजीविषा की भावना जो है वो अपने अंदर होनी चाहिए, और हमें धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने की जो शिक्षा है वो भी हमें शिरीष के फूल नामक जो निबंध है उससे मिलती है। ये जो निबंध रहेगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, चलिए नंबर 8वें प्रश्न की बात करें तो सिल्वर वेडिंग का कथानक आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण और बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है, कथन को स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा, जरूर आएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा कि सिल्वर वेडिंग का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते जीवन सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। इसके प्रधान पात्र की बात करें तो वो थे यशोधर बाबू, और यशोधर बाबू जो थे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आकर्षण से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। ऐसा नहीं कि वो पुरानी संस्कृति को ही अपनाते थे, उसी के आकर्षण में वो डूबे हुए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वे उनके समर्थक तो नहीं थे, बिल्कुल वो समर्थन तो नहीं करते थे, पश्चिमी जो संस्कृति है उसको समर्थन तो वे नहीं करते थे, लेकिन उसका विरोध भी नहीं करते थे वो। तो इस संबंध में एक द्वंद्व में घिरे हुए हैं कि भाई वो उसको माने कि नहीं माने। कहानी के अन्य पात्रों की अगर बात करें तो सारे पाश्चात्य विचारों और प्रथाओं से समर्थक हैं। पाश्चात्य संस्कृति यानी आधुनिक जो संस्कृति है उससे वो प्रभावित हैं। उनकी पुत्री और पत्नी का पहनावा जो है पश्चिमी पहनावे से बिल्कुल प्रभावित है, और उनकी पत्नी बिना बाह का ब्लाउज जो है वो पहनती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है, और उनकी पुत्री की बात करें तो जींस के साथ बिना बाहों वाला जो है टॉप पहनती है। वो डॉक्टरी पढ़ने के लिए अमेरिका भी जाने की जो है जिद करती है, और उसके पुत्र जो है वो पिता की बिना इच्छा के घर में आधुनिक सामान जो है वो एकत्र कर रहे हैं, और यशोधर बाबू भी इनको सामाजिक सम्मान पाने में जो है सहायक भी समझते हैं कि ऐसी सामग्री हमारे घर में होनी चाहिए, तभी लोग जो है हमें सम्मान देंगे। और यशोधर बाबू की 25वीं वर्षगांठ की अगर बात करें तो उसमें जो पार्टी जो आयोजित की गई थी घर पे, उसमें यशोधर बाबू ने पत्नी के साथ केक तो काटा, परंतु अंडा होने के कारण उसे खाया नहीं था। ठीक है, सारा का सारा समझ में आया होगा, याद जरूर कर लेना, 100% ये प्रश्न जो है वो आ सकता है। चलिए 9वें प्रश्न की मैं बात करूं तो लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, और आप इससे कहां तक सहमत हैं, जूझ उपन्यास के आधार पर आपको बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा कि जूझ कहानी के नायक के मन में जो है पढ़ाई करने की इच्छा जो है वो प्रबल होती है। वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। वह जानता है कि उसका पिता जो है अपने स्वार्थ के कारण उसको खेती में जोत रहा है,
स्वयं पूरे दिन गांव में आवारा घूमता है और लेखक संघर्ष करता है और इसमें माँ उसका जो है साथ देती है और दत्ताजी राव के पास जब जाते हैं तो उनसे पढ़ाई की बात भी वे करते हैं और इस प्रकार लेखक की पढ़ाई का रास्ता जो है वो खुल जाता है और वह कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सारा समझ में आया होगा। चलिए नंबर 10वें प्रश्न की बात करें तो लेखक आनंद यादव ने पाठशाला में नाम लिखवाने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। देखो उपायों की अगर बात करें तो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखो लेखक पढ़ना चाहता था लेकिन उसका पिता उसे पाठशाला न भेजकर खेती का काम ही करवाना चाहता था। लेखक जो है सबसे पहले अपनी माँ से पढ़ाई की जो है वो इच्छा व्यक्त करता है और माँ भी जो है उसे पढ़ाना चाहती है। माँ ने सुझाव दिया कि पढ़ाने के संबंध में सिर्फ दत्ताजी राव जी ही ऐसे हैं जिनसे हमें बात करनी चाहिए और वही उसी की तुम्हारे पिताजी जो है वो मानेंगे। तो लेखक जो है माँ को लेकर जो है वो दत्ताजी राव के पास जाते हैं और दत्ताजी राव लेखक के पिता को जो है डांट फटकारते भी हैं और लेखक के पिता जो है वो खेती का काम करने की शर्त पर जो है लेखक को पाठशाला जाने के लिए जो है पाठशाला भेज देते हैं। ठीक है, यानी ये बात लिखनी है इसमें कि किस प्रकार जो है वो लेखक ने संघर्ष किया था। वो पहले वाला प्रश्न और इसमें बहुत ज़्यादा समानता है। चलिए 11वें प्रश्न की मैं बात करूं कि नई पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य, पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के मध्य सदैव टकराहट चलती रही है। सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पे आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, याद रखना है। चलिए उत्तर की मैं बात करूं तो सिल्वर वेडिंग जो कहानी का जो मुख्य पात्र है यशोधर बाबू, वो एक संस्कारी व्यक्ति है। पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्यों को जो है परंपरावादी सोच के आधार पर जो है श्रेष्ठ मानते भी हैं भाई, और जबकि उनकी बेटा और बेटी जो है उनकी देखा देखी में उनकी पत्नी जो है वो नई पीढ़ी के जीवन मूल्यों का अनुसरण तो करती है। फलस्वरूप घर में यशोधर बाबू का मतभेद ही नहीं चलता बल्कि हर बात में उनका विरोध होता रहता है। उनकी बात न कोई मानने को तैयार होता है और न कोई सुनता है। वे घर में अकेले पड़ जाते हैं। वे दफ्तर से देर शाम तक घर पहुंचते हैं तथा किशनदा के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी वे करते हैं। इस प्रकार घर में उनकी सदा जो है टकराहट चलती रहती है और पीढ़ियों का अंतराल जो है वो उन्हें परेशान कर देता है। ठीक है, प्रश्न जो थे वो अपने 11 प्रश्न इसमें आए थे और कुछ एक प्रश्न और थे जो अपने इस साल हटाए गए हैं। 30% जो सिलेबस हटा था उसमें वो बाहर हो गए हैं। और व्याकरण की अगर बात करें तो व्याकरण तो सारी ही अलग थी पहले, तो अभी व्याकरण के इसमें कोई प्रश्न नहीं है। जो पाठों के जो प्रश्न थे भाई, जितना सिलेबस अपने था उन्हीं प्रश्नों को मैंने उस प्रश्न पत्र से उठाया है और ये इतने ही प्रश्न थे, 11 प्रश्न थे। 11 प्रश्नों को मैंने उठा के यहाँ पर आपको समझा दिया है। अपठित की मैं बात करूँ तो अपठित तो वो सेम टू सेम आने से रहा और फिर भी मैं जो है आप उसको ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसमें से अपठित वगैरह कुछ देखना चाहते हैं तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इसका लाभ उठा सकें, अच्छे नंबर उनके आ सकें। और भी इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करें, बताएं आपके सर इस प्रकार के और भी प्रश्न ऐसे प्रश्न लेके आए, थोड़ी बहुत राय आपकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें और इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, आज के लिए धन्यवाद।